हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज बात कर रहे हैं हम उत्तराखंड पुलिस मैथ्स और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर जो कि यूकेपीएससी ने आज तक पूछे हैं। जब तक आपका एग्जाम होगा ये सीरीज जारी रखने की मेरी पूरी पूरी कोशिशें हैं। और आपको अगर ये सीरीज पसंद आ रही है, आपको लगता है कि हाँ ये सीरीज आगे भी कंटिन्यू रहनी चाहिए, तो जरूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको और देखने हैं। बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस लेके आइए, तो आज पहला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही करेंगे। ठीक है। साथ में पाठशाला ऋषिकेश की ऐप पर उत्तराखंड पुलिस का 300 क्वेश्चन का पूरा पेपर अपलोडेड है। वहां से भी आप पूरे जो सेट हैं वो कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस को चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही कनिष्ठ सहायक के भी प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप जाकर के पाठशाला ऋषिकेश की ऐप से कर सकते हैं। ठीक है। मैथ्स में अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो रह गया है, तो पाठशाला ऋषिकेश ऐप पर उत्तराखंड पुलिस एसआई का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया गया है, जिसमें कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको आनी ही आनी चाहिए, उस टॉपिक का जो एसेंस है वो निकाल करके वहां रख दिया गया है। वो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है। रीजनिंग का भी हमने कोर्स कंप्लीट किया है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन हम करें उससे पहले एक चीज जो आपने समझ लेनी है वो ये है कि भैया एक वार्म अप क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन मैं करूं तो उससे पहले एक क्वेश्चन आप जरूर करके देखिए कि आप इसका आंसर क्या करते हैं। इसके बाद हम जो अपना क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपका वार्म अप हो जाएगा, दिमाग चल जाएगा। इसके बाद आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है उसकी तरफ चलेंगे और वो क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो तब तक पॉज कीजिए वीडियो और इसका आंसर कमेंट कीजिए, और हम करते हैं अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन। ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर जरूर करना, उसके बाद ही थोड़ा सा दिमाग चलेगा। जैसे एक्सरसाइज करने जाते हैं तो उसमें हल्का सा पहले वार्म अप करते हैं, वैसे ही पढ़ाई में कुछ बड़ा क्वेश्चन करने से, कुछ अटपटा क्वेश्चन करने से पहले हमेशा थोड़ा सा दिमाग रमा हुआ होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस आपने किए हुए होने चाहिए, ताकि थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग चल पाए। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि समीकरण कुछ इस तरह से लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के जो मूल हैं वो 1 और 2 हैं, तो समीकरण इसके मूल होंगे। ठीक है जी। अगर इस समीकरण के मूल ये हैं, तो अगर आपको किसी समीकरण के मूल पता है तो आप मूल पता है तो द्विघात समीकरण कैसे लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा बराबर 0 के। मूल पता है का मतलब है 1 और 2 रखेंगे, तो यहां आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2 रखूंगा एल्फा और बीटा की जगह, तो यह आ जाएगा 3x प्लस 2 बराबर 0। इस वाले को कंपेयर करूंगा इससे। क्यों कर रहा हूं भैया? क्योंकि इसी इक्वेशन के मूल हैं, और मूल रखने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बनी है। तो हम जब कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, तो हमारे पास P की जो वैल्यू निकल करके आती है वो आ जाती है 2, और Q की वैल्यू निकल करके आ जाती है 2, सॉरी, P की वैल्यू आ गई है -3 और Q की वैल्यू आ गई है 2। ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि जो इक्वेशन आपसे अगली लाइन में पूछी गई है कि क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 के मूल बताइए, कि रूट बताइए, तो p की जगह ये वैल्यू पुट कीजिए, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस मतलब 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ गई बात। आपने बोला ठीक है जी, बिल्कुल सही है। अब आप क्या करेंगे भैया? क्या करोगे? आप क्या करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है इसका इसमें गुणा करें और इसके रूट निकालने। द्विघात समीकरण सॉल्व करनी आती है तो हमेशा जो भी कॉफिशिएंट है उसकी इसमें गुणा करें। 1 आ गया, 1 के मतलब 2 आ गया, 2 के ऐसे फैक्टर करें कि जोड़ करके 3 आ जाए। तो आपने कहा एक फैक्टर 2 ही होता है,
और एक 1 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आता है, गुणा करेंगे तो 2 आता है। ठीक है, फिर जो ये 2 है इससे डिवाइड करना। ठीक, तो 2 से डिवाइड कर दिया और जो भी सिंबल थे उसको चेंज कर लेना, तो ये माइनस आ जाएगा और ये भी माइनस आ जाएगा। तो आपके पास जो रूट आ गए -1 आ गया और -1/2 आ गया, ऐसा कोई ऑप्शन है तो आप कहेंगे ये है, इसे टिक कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। यूकेपीएससी की एक बहुत ही प्यारी सी बात रही है कि वो अपने पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिपीट जरूर करता है, और अगर रिपीट किया और द्विघात समीकरण का ये सवाल आ गया तो भैया कर वही बच्चा पाएगा जिसने पहले किया हुआ है, जिसको ये क्वेश्चन समझ में आता है। ठीक है ना? तो एक बार इसे फिर से देखना, चीजों को समझना, नहीं समझ में आया स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से कॉपी पे लिखना, और फिर नहीं होता है तो फिर कमेंट करके बताना कि सर इस तरह के 1 2 4 5 क्वेश्चन और लेके आइए, तो और लेके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शताब्दी में फरवरी में 29 दिन होंगे? समझ रहे हो? अब आप बोलेंगे ये तो कोई शताब्दी है ही नहीं, केवल एक ही शताब्दी दिख रहा है। वो कह रहा है इन विच सेंचुरी, इनमें से किस सेंचुरी में, किस शताब्दी में। तो शताब्दी का मतलब जैसे अभी कौन सी शताब्दी चल रही है, तो आप कहते हैं इसे 21वीं शताब्दी, मतलब 2100वां। समझ रहे हो ना? तो इनके पीछे दो दो जीरो जोड़ो और फिर बताओ कि इनमें से कौन किस ईयर में फरवरी 29 की आएगी। तो जब भी हम शताब्दी को चेक कर रहे होते हैं, शताब्दी को चेक कर रहे होते हैं कि वो लीप ईयर है या नहीं है, तो हम किससे चेक करते हैं? 400 से भाग करके देखते हैं, 400 से भागा करके देखते हैं, देखते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता होगा। तो आपने कहा हाँ समझ में आता है। अगर कोई नॉर्मल ईयर है जो शताब्दी नहीं है, नॉर्मल ईयर है, तो उसे हम किससे चेक करते हैं? 4 से भाग करके चेक करते हैं, भाग करके चेक करते हैं, करके देखते हैं। ठीक है, तो 400 से भाग करेंगे तो 400 से ये 300 नहीं भाग होगा, 500 नहीं भाग होगा, ये नहीं भाग होगा, ये नहीं, ये इकलौता ऐसा साल बचेगा जो 400 से भाग हो जाएगा। इसलिए आंसर मेरे प्यारे बच्चों यही हो जाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, और अगला क्वेश्चन आपने देखा कि क्या है? रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो डायरेक्शन सेंस का ये क्वेश्चन है। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि नॉर्थ ये है, साउथ ये है, पूर्व ये है, पश्चिम ये होता है। आपने बोला ठीक है जी, ये तो हमें समझ में आ गया। आ गया समझ में? आपने बोला हाँ समझ में आ गया। कह रहा है कि रतन जो है पवन के, पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो दक्षिण तो ये है और पश्चिम ये है, इनके बीच में होगा। मतलब अगर यहाँ पे पवन है तो इसका दक्षिण पश्चिम क्या होगा? ये डायरेक्शन होगी 40 मीटर दूर। ठीक है ना? आगे बात समझ में? यदि लल्लन पवन के किधर है? 40 मीटर दक्षिण पूर्व। अब दक्षिण पूर्व कौन सी डायरेक्शन हो गई? ये हो गई। तो ये यहां से यहां होंगे भाई साहब लल्लन, लल्लन टॉप। ठीक है जी। अब यहां पर आगे ये तो रतन था और ये लल्लन था। सवाल में पूछा जा रहा है कि लल्लन जो है वो रतन से किस दिशा में है? लल्लन जो भाई साहब हैं रतन से किस दिशा में है? रतन से किस दिशा में है? रतन की तरफ से अगर देखा जाए तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? ईस्ट होगी, पूरब होगी। पूरब को आप टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ सवाल। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्यार्थी की प्रतिदिन विभिन्न क्रियाओं में व्यतीत समय के घंटों को डिग्री में दर्शाया गया है। सोने की तुलना में खेलने में कितना समय प्रतिशत में बीतता है?
तो खेलने का जो समय है वो 30 डिग्री है, और सोने में जो समय लग रहा है वो 100 इतने डिग्री है। मतलब ये 30 डिग्री 120 डिग्री का कितना ही प्रतिशत है, ये आपको बताना है। आप गुणा के 100 करेंगे, काटेंगे 30 चौकू 120 और 4 से ये कट जाएगा, और आप कह देंगे 25% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें और अगला क्वेश्चन हमें समझाएं क्या कह रहा है। बहुत ही प्यारा सा, देखो यूकेपीएससी का लेवल क्या होता है, किस तरह के सवाल पूछता है। ए बी सी डी ई तथा एफ 6 गांव है, 6 गांव है। डी के 1 किलोमीटर पश्चिम में एफ है। अगर मैंने डी यहां लिख दिया तो इसके 1 किलोमीटर पश्चिम में कौन है? एफ है। 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, एफ है। पहली वाली लाइन पढ़ दी मैंने। डी के 1 किलोमीटर पश्चिम में एफ है। आपको समझ नहीं आता तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो जब उसने पश्चिम कहा तो मेरे को इधर ही जाना पड़ेगा, एफ इधर बन गया। फिर आगे आपने देखा कि ई बी के बारे में बात कर रहा है, और ई और बी तो हमने बनाया ही नहीं। फिर ई और ए के बारे में बात कर रहा है, वो भी नहीं आ रहे। तो हमें कोई ऐसा ढूंढना होगा जिसमें एफ और डी के बारे में ही कुछ लिखा हुआ हो। तो लास्ट लाइन पे हम गए, ए के 1 किलोमीटर दक्षिण में डी है। ए के 1 किलोमीटर, ए अगर यहां है तो इसके 1 किलोमीटर दक्षिण में कौन है? डी है। ए बन गया। फिर ए के 1 किलोमीटर पूर्व में, ए के 1 किलोमीटर पूर्व में कौन है? आपने बोला सी है। ये वाली लाइन, ए के 1 किलोमीटर पूर्व में कौन है? तो आपने कहा सी है, 1 किलोमीटर। फिर उसने कहा कि ई के 2 किलोमीटर उत्तर में ए है। तो ई अगर मैं नीचे की तरफ बनाऊं तो इसके उत्तर में 1 किलोमीटर जाऊंगा तो ए आ जाएगा। आपने बोला हाँ, ई के 2 किलोमीटर उत्तर में ए है। ई के 1 किलोमीटर पूर्व में बी है। ई के 1 किलोमीटर पूर्व में बी है, तो बी यहां आ गया। सारी की सारी लाइनें हम बना चुके हैं। पजल जिसे कहा गया था कि पजल का क्वेश्चन करो, तो पजल ये डायरेक्शन सेंस में पजल हो जाएगी। एक कतार में पढ़ने वाले 3 गांव कौन से हैं? तो एक लाइन में ये तीनों गांव पढ़ रहे हैं। ए डी और ई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गॉट इट। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, 3 अभाज्य संख्याओं का योग दे दिया गया है 100। अभाज्य संख्याएं कह रहा है, 3 अभाज्य संख्याएं कह रहा है, और योग दे रहा है। अगर मैं लिख देता a प्लस बी प्लस सी और योग 100 कह दिया, मैंने अपनी मर्जी से 3 अभाज्य संख्याएं लिख करके देखी, ऐसे ही अपनी मर्जी से लिख रहा हूं मैं। 3, 5 और 7, 8 और 7 15 होता है। मतलब ये तो ऑड नंबर आ रहा है, मगर ये एक इवन बोले तो सम संख्या दी हुई है। 3 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा ऑड आना चाहिए था, मगर ये इवन आ रही है। क्यों ही आ रही होगी? क्योंकि यहां पर एक इवन संख्या है 2, ये ऑड है और ये भी ऑड है। ऑड बोले तो विषम, विषम को जोड़ोगे तो सम आएगा, और सम में जब एक सम नहीं जुड़ेगा तब तक ये सम नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही है बात? आपने बोला हाँ। तो ये 2 है, 2 भी एक विषम संख्या है। मतलब हमें हमेशा इस सवाल में याद रखना है कि जब भी वो 3 अभाज्य संख्याओं के योग की बात करे तो, और वो इवन नंबर हो बोले तो सम संख्या हो, तो पक्का पक्का 2 एक सम संख्या होगी। उन 3 नंबर में से एक संख्या क्या ही होगी? तो आप कहेंगे 2 होगी। 2 हमने रख लिया तो 98 आ गया। अब 2 संख्याओं का योग, उनमें से एक संख्या दूसरे से 24 अधिक है। मतलब a माइनस बी अगर मैं कर लूं तो वो कितना ही हो गया? तो आपने बोला 24 हो गया। इनका अगर आपने सम किया, योग किया, तो आपको क्या मिलता है? आपने ये समझा कि b से b कैंसल आउट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 2a बराबर आ जाएगा 122। और a का मान कितना ही आ जाएगा? आप बोलेंगे 61 आ जाएगा। a अगर 61 आ गया
तो 61 में से 24 घटा लो भैया, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? बी की वैल्यू आ जाएगी। घटाओ, 11 में से 4 गया, 7 आ गया, 5 में से 2 गया, 3 आ गया, 37 एक संख्या हो जाएगी। मगर आपके पास ऑप्शन में देखोगे तो केवल 61 दिया हुआ है, तो यही पूछा जा रहा होगा। आ गई बात समझ में? क्लियर है? बहुत ही प्यारा सा सवाल था, मैथ्स वाले पोर्शन में इसे इंक्लूड करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी निश्चित कोड में डेट को, अब देखो डेट को क्या लिख रहे हैं, आपने याद किया है नहीं किया है मुझे नहीं याद है, इसे WZG और V लिख रहे हैं, तो ये होता है DU आजाद, GT रोड इवनिंग। आपने बोला ये क्या कर रहे हो, रिवर्स ऑर्डर में है। D होता है 4, ये होता है 23, दोनों को जोड़ोगे तो 27 है, ये 1 है ये 26 है, दोनों को जोड़ोगे तो 27 ही हो रहा है। 20 है और 7 है, दोनों को जोड़ोगे 27 हो रहा है। 5 है और 22 है, दोनों को जोड़ोगे तो 27 ही हो रहा है। निम्नलिखित में से किस कोड को कम से लिखा जाता है? COME। कम बोले तो 3, 15, 13, 5। तो क्रैक्स होता है, लव होता है, मैन होता है, इवनिंग होता है। अगर आप भी ऐसे ही इन्हें याद करना चाहते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग सर्च करें, कोडिंग डिकोडिंग, और पाठशाला ऋषिकेश आगे लिख दें, पाठशाला ऋषिकेश, ठीक है? ऐसे करके सर्च करें, पाठशाला ऋषिकेश जरूर लिखना, पाठशाला ऋषिकेश। और ये सर्च करो, एक लेक्चर आएगा इसका, कॉन्सेप्ट लेक्चर, उसमें बिल्कुल आपको याद करा दिया जाएगा, ये याद रखना। याद हो जाएगा तो चीजें आसान लगेंगी। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? XLVN, कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन हो गया। और आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ सवाल। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जो दिख रहा है उसे देखो, आंखें बंद मत कर लो। आंखें बंद क्यों मत करो? आपने कहा कि हमें दिख रहा है कि 17 की कितनी बार गुणा की जाए, 7 बार गुणा की जाए तो ये 129, 119 होता है। ऐसे ही 23 की 6 बार गुणा की जाए, 3 चक्कू 3 छक्के, नहीं 8 बार गुणा की जाए, 8 तियां 24, 8 दूनी 16 और 2 18, हाँ 8 बार गुणा की जाए। मगर आपने कहा 23 का पहाड़ा तो मुझे याद नहीं था। मगर मैंने कहा क्या आपको 20 तक पहाड़े याद नहीं है? तो आपने कहा 20 तक तो टेबल याद हैं, ये याद होनी चाहिए। वो हिंट देता है, वो नहीं चाहता कि ऐसा कोई बच्चे के साथ खिलवाड़ कर दे। यूकेपीएससी वो हमेशा ये चाहता है कि अगर आपको 20 तक पहाड़े याद है तो यहां दिख जाए और फिर वैसे ही कुछ यहां दिख जाए। अब आपने देखा 7 आ रहा है, अब ये 7 से ही क्यों गुणा कर रहे होंगे? तो बगल में एक 21 भी लिखा हुआ दिखेगा। 21 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 7 देता है। ऐसे ही अगर इस 24 को भी 3 से डिवाइड करूं तो क्या ये 8 देता है? आपने बोला हाँ देता है। आई बात समझ में? आपने बोला हाँ सर समझ में आ गई। ऐसे ही इस 18 को 3 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, और 6 में जब x की गुणा करोगे तो 174 आ जाएगा, तो 6x बराबर 174। तो x की वैल्यू आ गई 174/6। 6 दूनी 12, 6 नम्मे 54, 29 आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में? तो आपने बोला बिल्कुल सही समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा प्यारा है, बहुत ही ज्यादा उम्दा है, और इस क्वेश्चन को जब आप समझोगे तो दिल खुश हो जाना है आपका। और दिल क्या ही कह रहा है इसे समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मैनी नंबर्स फ्रॉम इतना, 11 से लेके 50 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं परंतु 3 से विभाज्य नहीं है? मतलब पहले हमें फोकस करना है कि 7 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं 11 से बड़े। तो 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 7 की टेबल आती है। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौको 28, 7 पंजे 35, 7 छके 42, 7 सते 49। ये इतने सारे नंबर मिल गए जो कि 7 से डिवाइड होते हैं। इनमें से 3 से जो डिवाइड हो रहे हैं उन्हें बाहर करो। जैसे 21 को बाहर कर देंगे, 3 से डिवाइड हो जाता है। 42 को बाहर कर देंगे तो बचा क्या? 14, 1, 2, 3, 4। 4 ऐसे नंबर बच गए
जो कि किससे डिवाइड हो जाते हैं, 7 से डिवाइड होते हैं, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होते। तो इस तरह से करने में कोई भी शर्म हया नहीं होनी चाहिए कि मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं वैसे कर रहा हूं। जैसे आप कर पा रहे हो उसमें कॉन्फिडेंस लाओ, उस तरीके से करो और क्वेश्चन कर लो। ए बी से अमीर है, तो ए अमीर है बी से, सी ए से भी अमीर है, सी ए से भी अमीर है भैया, सी ए से अमीर है, डी सी से अमीर है, और डी भाई साहब जो है वो सी से अमीर है। ई सबसे ज्यादा अमीर है, ई सबसे ज्यादा अमीर है। अगर सभी को उपरोक्त अमीरों के क्रम में बैठाया जाए तो किसका स्थान मध्य में होगा, कौन आदमी होगा जो बीच में होगा, तो आप कहेंगे सी इज द राइट आंसर। आ गई बात समझ में? आपने बोला हाँ जी सर, बिल्कुल सही समझ में आ गया है। कल भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था, यूकेपीएससी का ये फेवरेट सवाल होता है। कल नहीं किया था मगर इस तरह का एक सवाल था, आपको याद आएगा। इसमें कहा कि एक चिड़ियाघर में खरगोश हैं और कबूतर हैं। यदि उनके सिरों के गिनती की जाए तो कुल 200 सिर हैं। मतलब टोटल अगर जानवर देखे जाएं खरगोश और कबूतर मिला के, तो जितने सर होंगे उतने ही तो जानवर होंगे। आपने बोला हाँ, मतलब टोटल जो जानवर हैं वो कितने ही हैं, 200 हैं, जिसमें खरगोश है और कबूतर है। आपने बोला हाँ जी बिल्कुल ठीक है। यदि उनके पैरों को गिना जाए तो योग 580 है, पैर गिने जाए। भैया टोटल खरगोश और कबूतर मिला के कितने ही जानवर हैं? आपने बोला 200 हैं। मैं अगर आपसे कहूं कि 200 के 200 खरगोश होते तो कितने पैर होते? एक खरगोश का 2 पैर होता है, तो 200 खरगोश, सॉरी, एक खरगोश के 4 पैर होते हैं, तो 200 खरगोश के कितने ही पैर होंगे? आप बोलेंगे 800 पैर होंगे। एक कबूतर के 2 पैर होते हैं और 200 के 200 कबूतर होते तो कितने पैर हो जाते? आप बोलते 400 पैर हो जाते। मगर सवाल में आपको कितने पैर दिए हुए हैं? आपने कहा 580 पैर दिए हुए हैं। तो इनका डिफरेंस करो, यहां लिखो 180, इनका डिफरेंस करो। 800 में से 500 गया 300, 300 में से 80 गया 220, जीरो से जीरो कट गया, 2 9 18, 2 11 12 22। तो हमें समझ में आ गया कि 9 और 11 को जोड़ लिया। किसको जोड़ लिया? 9 और 11 को जोड़ लिया। 9 और 11 को जब आप जोड़ते हो तो आपको आ जाता है 20। कितना ही आ गया? 20 आ गया। 9 और 11 को जोड़ा तो आपको मिल गया 20। 20 आ गया। मगर उन्होंने दिए हुए कितने थे जानवर? 200। आपके हिसाब से तो 20 जानवर आ रहे हैं। अब इस 20 को 200 बनाना है तो जीरो जीरो जीरो, मतलब जो खरगोश है अगर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 90 है, कबूतर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 110 है। आपसे पूछा जा रहा है कुल कितने कबूतर हैं, तो आप बोलेंगे हर घर में एक कबूतर है और एक कबूतर आप भी हो। मैं भी कबूतर हूंगा अगर तुम कबूतर हो तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दुगना हो जाती है। मतलब अगर हमने 1 रुपए जमा किया होता तो ये 5 साल लगाती 2 रुपए होने में। आ रही है बात समझ में? किसका केस चल रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज का। ये याद रखना आएगा सवाल। चक्रवृद्धि ब्याज का, वृद्धि ब्याज बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट का केस चल रहा है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है। अगले 5 साल में ये 2 का भी डबल हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगले 5 साल में ये 4 का भी डबल हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अगले 5 साल में ये 8 का भी डबल हो जाएगी, 16 हो जाएगी। कितने साल हो गए? 5 5 10 5 15 5 20, 20 साल हो गए। और 20 साल में ये 1 से 16 हो गई, मतलब 16 गुना हो गई, 16 टाइम हो गई। आपने तो 12,000 रुपया लगाया था, तो यहां तक आते आते ये 12,000 गुणा गए 16 हो जाएगा। 16 0 0, 16 दूनी 32, 16 एकम 16 और 3 192, मतलब 1,92,000 रुपया हो जाएगा। आ गई बात
समझ में? आपने बोला हाँ, आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अन्य से भिन्न को चुनिए, जो अलग है उसे चुनना है आपने। आपने देखा BD6, बी कितना है? 2 है और 4 है। 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 हो रहा है। कोई लॉजिक आपने ढूंढना है। 6 है और 8 है, जोड़ा 14 होता है। 10 है और 12 है, जोड़ा 22 होता है। 14 है और 16 है, दोनों को जोड़ा क्या 30 होना चाहिए था, मगर 31 है, तो यही अलग हो जाएगा। गॉट इट? इस तरह से आप तभी कर पाओगे जब आप कर पाओगे। चलो हमने किया, अब ये भी एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62। कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या ही आंसर आएगा। इतनी देर मैं थोड़ा सा शांत। सही समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर लिया होगा, कमेंट देख लेंगे आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिख रहा है। ए भाई है, सही से पढ़ना है, कौन भाई है? ए भाई है। ए भाई है, किसका भाई है? बी का। बगल में बनाओ, भाई को बगल वाली जनरेशन में ही है। सी पिता है ए का। सी को बना लो पिताजी। किसके पिताजी हैं? ए के पिताजी हैं। डी भाई है ई का। अब डी और ई कहीं अभी तक दिख नहीं रहे हैं यहां, तो रहने दो इसे। अगली लाइन को पढ़ो। ई पुत्री है बी की। ई जो है पुत्री है किसकी? बी की। तो नीचे वाली जनरेशन में। और डी भाई है, यहाँ पे डी बनाओ, उस पे लिख दो भाई है। किसका भाई है? तो आपने कहा ई का भाई है। अगली लाइन जो आपसे कही जा रही है, वो आप कहेंगे कि डी का चाचा कौन है? ये डी है। ऊपर वाली जनरेशन ये बापू या माँ जो भी होगी, उसके बगल में जो है ये आदमी, यही चाचा होगा। इंग्लिश में अंकल कह रहा है, मतलब ए ही होगा। आ गई बात समझ में? आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। आपसे कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 1995 को रविवार था। 1 जनवरी 1995 को संडे था, रविवार था। तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा? यहाँ कौन सा दिन आने वाला है, यह आपने सर्च करना है। तो हमेशा याद रखना, जब भी एक साल आगे जाए, जैसे 95 से 96 जा रहे हो, तो एक दिन यहाँ आगे बढ़ा लेना। मंडे होगा। ठीक है, क्या होगा? मंडे होगा। बस शर्त यह है कि इस ड्यूरेशन में 29 फरवरी नहीं आनी चाहिए। क्या इस ड्यूरेशन में 29 फरवरी तो नहीं आ रही? 95 में तो आएगी नहीं, 96 की आएगी नहीं, तो नहीं आ रही है, तो मंडे हो जाएगा। अगर आ रही होती, 29 फरवरी नहीं आनी चाहिए, ये याद रखना। अगर आ रही होती तो यहाँ पर ट्यूसडे हो जाता, एक दिन और आगे चले जाता। बस इस चीज का ध्यान रखना है। हमारा आंसर आ गया मंडे, बोले तो सोमवार। अगला क्वेश्चन देखा, अन्य संख्याओं से भिन्न है। तो 27 को अगर देखोगे, 3 का क्यूब है, 8 का क्यूब है, सॉरी 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है। इसका क्यूब है क्या? नहीं, ये तो 12 का स्क्वायर है। बाकी सब क्यूब थे, ये भाई साहब स्क्वायर थे। तो क्यूब के साथ स्क्वायर कैसे ही चलेगा, और नहीं चलेगा तो भैया इसे टिक कर लो और आगे आ जाओ। बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ सवाल। इस तरह के सवाल आते हैं, पूछ रहा है भिन्न को बताइए जो अलग है। तो अलग अगर देखें, तो अगर आप जोड़ें 12 और 8, 20 हो गया। यहाँ जोड़ोगे 12 और 9, 21 हो गया। यहाँ देखो 16 और 5, 21 हो गया। 12 और 9, 21 हो गया। तो अंकों का जो योग किया हमने, वो इसका 20 है, बाकी सबका 21 21 है। इसलिए ये सवाल, ये जो नंबर है वो अलग हो जाना है।
एक माता अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है। तो यहां मैंने माता बनाई, बेटी बनाई। बेटी अगर 1 की है तो माता 4 की है। पिता अपनी बेटी से 4 गुना बड़े हैं, यहाँ फादर बनाए, वो 5 गुना बड़े हैं। माता और पिता की उम्र का योग, इन दोनों की उम्र को अगर मैं जोड़ लूं तो मेरे हिसाब से जो योग आता है वो आता है 9। 9 की वैल्यू है 135। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि बेटी की उम्र बताइए, तो आपने कहा 1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 15, और 1 की वैल्यू ही है बेटी की उम्र, तो जो कि आ गई 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि रमन मोहन से तेज है, जो तेज है उसे ऊपर बनाओ। रमन मोहन से तेज है, रमन मोहन से तेज है, दौड़ता है, लेकिन करीम से तेज नहीं। मतलब करीम जो है वो रमन से तेज है, ये मतलब हो गया। रमन मोहन से तेज है लेकिन करीम से तेज नहीं, का मतलब है करीम तेज है। अगली लाइन में कह रहा है कि करीम सुमन से तेज है। करीम जो भाई साहब हैं वो सुमन से तेज है, लेकिन अभिनय, अभिनव से तेज नहीं। कौन सबसे तेज दौड़ता है? तो आपने कहा हमें तो अभिनव ही दिख रहा है क्योंकि वही सबसे ऊपर आ रहा है, तो वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन किसका है? माध्यिका और बहुलक का है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में या आरोही क्रम में लिख लेना है। सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखना है। पहले एक बार पूरे डेटा को पढ़ना है कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है। तो मैंने देखा 25 मुझे सबसे छोटा दिख रहा है, तो मैंने लिखा 25 है। ठीक है, यही लिखा हुआ, यहीं से देख लेते हैं, 25 हो गया। फिर ऐसे करते हुए चलूंगा, कहीं और 25 तो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। 25 के बाद कौन सा नंबर आता है? 26 नहीं है, 27 नहीं है, 27, 28, 27 नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 है। 29 लिख लिया मैंने। ठीक। फिर मैंने क्या लिखा? 30 देखूंगा, 30 है, हाँ एक 30 है, 30 लिख दिया भैया मैंने। फिर मैंने देखा 30 कहीं और नहीं है। 31 कहीं है क्या? नहीं है। 32 है, हाँ मेरे को 32 दिख गया, 32 लिखा। 32 लिखा, कहीं और 32 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। फिर कितना दिख रहा है? 33 दिख रहा है। यहाँ भी 33 दिख रहा है, यहाँ भी 33 दिख रहा है, दो 33 दिख गए। और कहीं 33 दिख रहा है क्या? नहीं, नहीं दिख रहा है। फिर कितना दिख रहा है भैया? 34 नहीं दिख रहा है, 35 नहीं दिख रहा है, 36, 36 भी नहीं दिख रहा है, 37 भी नहीं दिख रहा है, 30 वाला और कोई नहीं दिख रहा है। 37, 38, 39, 40, 41, 42। 42 वाला भैया यहाँ से देखता हुआ चला। पहला 42 मिला, 42 कर लिया। दूसरा 42 मिला, 42 ले लिया। तीसरा 42 मिला, ये तीसरा 42 पे मिल गया। ठीक है जी। अब मुझे क्या कहा जा रहा है? माध्यिका कही जा रही है और बहुलक कहा जा रहा है, अंतर पूछा जा रहा है। अब अगर मैं सब डेटा को लिखूंगा तो मेरे प्राण निकल सकते हैं। मैं गिन लेता हूं टोटल कितना डेटा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 टोटल डेटा है। तो 20 का मतलब 10 तक, 10वां और 11वें तक लिखूंगा मैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक लिखा है, 42 ही हुआ है। 42 के बाद आ गया 43, तो नहीं है, नहीं है। 44 भी नहीं है, 45 है। फिर 45, एक ही 45 मिला। 45 के बाद 46 मिल रहा है, 46 को ले लूंगा, 46 भी ले लिया। ठीक है। अब मेरे को देखना है कि टोटल कितनी संख्याएं थी। ये 20 संख्याएं थी। 20 संख्याओं में जो बीच का होगा वो 10वें और 11वें के जो है उनको जोड़ करके, अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 10वें और 11वें जो टर्म है, टोटल 20 टर्म आएंगी ना ऐसे यहां तक। तो
45 प्लस 46 बटे 2। क्या निकाल रहा हूं मैं? माध्यिका निकाल रहा हूं। माध्यिका का मतलब क्या होता है? मीडियन होता है। मीडियन होता है। तो ये आ गया भैया 45.5। ठीक है जी। अब आपने एक और चीज की, बहुलक भी देखना है, बोले तो मोड, वो नंबर देखना है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। अभी तक तो 42 ही सबसे ज्यादा बार, 3 बार आया, और कोई नंबर तो नहीं आ रहा। 72 एक ही बार दिखा हमें, 72 नहीं आ रहा, 65 भी नहीं दिखा, 52 भी नहीं दिखा, 48 भी एक ही बार, और सारे नंबर एक एक बार आ रहे हैं। तो एक तो ये हो गया। मोड की बात की जाए, बोले तो बहुलक की बात की जाए, तो बहुलक मेरे प्यारों क्या ही आ गया, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है नंबर वो है 42। इसका और इसका अंतर पूछा जा रहा है, तो 3.5 आ गया। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो आपने बोला बिल्कुल क्लियर हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन को कर लेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। C अपॉन एस की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 8/10। 2 से काट लिया, 2 चकू 8, 2 पंजे 10। तो कॉस्ट प्राइस जो आ गई वो 4 आ गई, और सेलिंग प्राइस जो आ गई वो 5 आ गई। अब आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो आपको दिख रहा है 4 की चीज को 5 में बेच रहे हो, मतलब 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए लगा के? 4 रुपए लगा के गुणा के 100 करोगे, तो 25% का प्रॉफिट, बोले तो लाभ हो रहा है। 25% का लाभ वाला केवल एक ही ऑप्शन है। टिक करो और आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन देखा आपने। अब ये सवाल 85वां सवाल है, बहुत ज्यादा आसान लग रहा है तो आपके लिए छोड़ देते हैं। कमेंट करें कि 85वें सवाल का आंसर क्या होगा। ऑड वन आउट करना है। ये सवाल बहुत प्यारा है। दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके योग, अंतर और गुणनफल का रेशो ये है। उनके वर्गों का अंतर बताओ। इसको करने का 2 सेकंड का एक तरीका बताऊंगा। योग दे रखा है, ए और बी ले ली मैंने वो दोनों संख्या। अंतर का रेशो भी दे रखा है और गुणा का रेशो दे रखा है। अब a प्लस बी अगर आप देखेंगे तो ये आ रहा है आपको 5 दिया हुआ है। a माइनस बी देखोगे तो 1 दे रखा है, और ये देखोगे तो 18 दे रखा है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान बताओ, जो कि आप कहते हो कि ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा। क्या होगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा। ए प्लस बी देखोगे तो 5 का मल्टीपल है, ए माइनस बी देखोगे तो 1 का मल्टीपल है। इन दोनों की गुणा करोगे तो 5 के मल्टीपल में आंसर आ सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा आए। तो चांसेस हैं कि आंसर 45 होना चाहिए। ठीक है, मगर हम क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे। हम क्या करते हैं, इसमें सबको के ले लेते हैं। इसको भी के ले लिया, इसको भी के ले लिया, रेशो में था ये। तो हमें दिख रहा है कि a प्लस बी बराबर 5k है और a माइनस बी बराबर 1k है। तो भैया दोनों को जोड़ोगे तो b वाली टर्म कट जाएगी। 2a बराबर आ गया 6k, a बराबर आ गया 3k। ठीक है, a का मान आ गया 3k। ए की ये जो वैल्यू आई है वो अगर मैं यहां पे पुट करूं तो बी की भी वैल्यू आ गई मेरे पास 2k। आपने बोला ठीक है जी। अब अगर आप देखें कि ए बी, ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो 18k के बराबर है। ए की वैल्यू कितनी है? 3k। बी की वैल्यू कितनी है? 2k। बराबर आप रख लें 18 के के के। इस के से ये के कैंसल आउट हो जाएगा, और 6 से ये 18 3 बार कट जाएगा, तो के का मान आ गया 3। अब आपको क्या करना है? के की जगह ये 3 रखोगे, ठीक है, मगर आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है तो a प्लस बी और a माइनस बी की जगह सीधे पुट कर लेते हैं। a की जगह कितना है? 3k, और 2k जोड़ोगे 5k, घटाओगे k, तो 5 की गुणा करनी है। k की जगह रख रहा हूं 3 गुणा के 3, तो 5 तिया 15, तिया 45। इतना सब कुछ करने के बाद 45 आया,
और शुरुआत में ही हम कह चुके थे कि 5 के मल्टीपल में आंसर होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा था 45, तो यह आंसर हो जाना चाहिए था। मगर सॉल्व इसलिए किया है कि अगर दो ऑप्शन 5 के मल्टीपल में हो जाते तो बेटा क्या ही करते, कुछ नहीं कर पाते। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना कि किस तरह से ये सवाल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। और बहुत ही प्यारा सा सवाल है, और ये सवाल इंडिकेशन है आज के लास्ट क्वेश्चन का, जो कि आपके लिए होमवर्क है। और कमेंट जरूर कीजिए, जब आप कमेंट करते हैं ना तो आपको भी अच्छा लगता है कि हाँ मेरा मैच कर रहा है, मैंने किया, मैंने केवल देखा नहीं है। तो मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि केवल आप देखें, आप बीच बीच में क्वेश्चंस करें। और जो हम करवा रहे हैं, आपने पेन और पेपर तो लिया ही होगा, तो उससे हमें पूरी आशाएं हैं कि आप कर भी रहे होंगे। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही करेंगे। और बात ये उठ रही है कि नंबर कैसे बढ़ाएं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि वो ये कह रहे हैं कि नंबर नहीं बढ़ रहे। ठीक है, हल्की सी चर्चा कर लेता हूं इसमें, नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो देखो, आपके पास जो सब्जेक्ट हैं, एक है हिंदी 100 नंबर की, जीएस है 75 नंबर की, मैथ्स है 75 नंबर की, रीजनिंग है 50 नंबर की। ठीक है, अब आप जब इस एग्जाम में जा रहे हैं तो एक सब्जेक्ट तो आपका सबसे अच्छा होना चाहिए, वो है रीजनिंग। इसमें आप 50 में से 50 या 45 के करीब नंबर लाने ही लाने चाहिए। सपोज इसमें आपके इस इंटरवल में नंबर नहीं आ रहे, तो आप वो वाला टॉपिक देखो जिसमें दिक्कतें हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके इतने नंबर नहीं आ रहे, उस टॉपिक को पकड़ो और उससे 25-30 क्वेश्चन लगाएं, उसका कॉन्सेप्ट समझें सही से और क्वेश्चंस लगाएं। ठीक, इसमें सबसे पहले आपको टारगेट करना है कि 50 से 45 के बीच में आपके नंबर आने चाहिए। फिर दूसरा सब्जेक्ट जो आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, वो है 100 नंबर का। ये 100 नंबर की जो हिंदी है, इसमें आपके 80 से लेके 100 के बीच में नंबर आने चाहिए, क्योंकि जिसको आप टारगेट कर रहे हो वो तभी अचीव होगा जब यहाँ पर 80 से 100 के बीच में नंबर आए। फिर यहाँ 80 से 100 से नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसमें कम रह जा रहे हैं, अनुलोम विलोम जो भी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, तो उसके उन वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा टारगेट करो। ठीक है, ज्यादा टारगेट करो उस दिन। 1 घंटा बैठ के, 15 मिनट बैठ के उसके ज्यादा क्वेश्चंस वो वाले टॉपिक के कर लिए, वो वाली चीजें पढ़ ली कि यहाँ पे नंबर नहीं आ रहे हैं, मेरा समानार्थी गलत हो रहा है, मेरी संधि गलत हो रही है, जो भी उसका टॉपिक है वो पढ़ ले लो। ठीक, इसके बाद आ जाता है मैथ्स। मैथ्स में आपको कम से कम 50 से 75 नंबर तो चाहिए चाहिए, ये मान के चलो। 50 से 75 नंबर, इससे कम आ रहे हैं, 50 तक पहुंच रहे हो तो ज्यादा कैसे आएंगे। कौन सा ऐसा टॉपिक है, फिर से वही बात कहूंगा, जिसमें आपके नंबर कम आ रहे हैं, कैलकुलेशन में दिक्कत है। तो भैया आपको 1 से लेकर 20 तक के टेबल याद हैं क्या? नहीं। आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स याद हैं क्या? नहीं। आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद हैं क्या? नहीं। क्या आप गुणा की प्रैक्टिस करते हो? ऐसे ही बैठे हुए हो, गुणा की प्रैक्टिस कर लो कि 12 गुणा गए 18 कितना होता है भाई, चलो खाली बैठा हुआ हूं, गुणा करके देख लेता हूं। अगर मैथ्स में कैलकुलेशन में दिक्कत है, किसी टॉपिक में दिक्कत है, उसका क्वेश्चन आता है तो डर जाते हो, तो उसका कॉन्सेप्ट एक और बार करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट को एक और बार करो और फिर क्वेश्चन पे जाओ, क्या आपको वो कॉन्सेप्ट आता भी है? ठीक, और ये जो पूरा पेपर है ना, ये 300 नंबर का है। तो इसमें आपको एक चीज समझनी चाहिए कि जो क्वेश्चन पहली बार में ना आए समझ में, उसे तुरंत छोड़ो, तुरंत, बिना देखे। जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, आपने बोला मैंने कभी नहीं देखा ऐसा क्वेश्चन, तुरंत छोड़ दो। तुरंत छोड़ने के बाद आगे बढ़ जाओ जब तक नहीं होता। तो इस तरह से कम आपने पेपर को 2 बार घुमाना है। पेपर 2 बार घुमाओ।
कम से कम 2 बार। मतलब एक क्वेश्चन अगर पहली बार में नहीं हुआ तो दूसरी बार में जाके हो जाएगा। ठीक है। हिंदी, कितना टाइम ले रहे हो आप हिंदी करने में? जीएस करने में कितना टाइम ले रहे हो, ये कमेंट करके देखो कि कितना टाइम ले रहे हो। इसे 1 से 1 घंटे 15 मिनट के अंदर आपको करना ही करना है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग इन दोनों में टाइम लगेगा ही लगेगा। तो 1.25 घंटे में क्या आप ये दोनों चीजें निपटा दे रहे हो या नहीं निपटा पा रहे हो? क्योंकि फिर वो 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे जो मिलेंगे ना, वो आप यहाँ लगा पाओगे। अब मालूम चल रहा आपने यहीं 1.5 घंटे 2 घंटे दे दिए इन दोनों सब्जेक्ट को, 175 नंबर है ये, तो यहाँ कैसे होगा? हिंदी अगर आता है तो फटाफट करो और आगे बढ़ो, ज्यादा मत सोचो, टाइम यहां भी जा रहा है। ठीक है। जीएस में भी सेम है। और जल्दी जल्दी फटाफट करने की आदत कैसे होगी? फटाफट फटाफट पढ़ने की आदत। जैसे यही क्वेश्चन लिखा हुआ, अब मुझे दिख रहा है कि ये क्या है, काउंटिंग द फिगर का है। क्या काउंट करने? त्रिभुज ही काउंट करने, कुल कितने त्रिभुज हैं, फटाफट काउंट कर लिया। अब मैं इसे पढ़ूं, क्वेश्चन नंबर 92, दिए गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? फायदा नहीं है। ऐसे पीछे वाले क्वेश्चंस पे हम जाएं, जैसे ये है विषम पूछ रहा है, तो विषम जैसे ही देखा, युग्म पहचानिए, फटाफट देखा, बोतल मदिरा, कप चाय, गेंद बल्ला, घड़ा पानी। अरे इसका तो ये होगा, है ना? इसमें ज्यादा क्या टाइम लगाना इस तरह के क्वेश्चंस, है ना? मैं जब आपको समझा रहा हूं तो मैं तो टाइम लगाऊंगा धीरे धीरे, इसमें है। अब आपने देखा कि आपको नहीं दिख रहा है, ये सपोज पहली बार में आपने देखा और आपको स्ट्राइक नहीं किया दिमाग में एकदम से, तो क्या करोगे? छोड़ो इसे, आगे अगले क्वेश्चन पे चलो। समझ रहे हो बात को? तो अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हो, आप स्किप नहीं कर रहे हो, अब ये क्वेश्चन है, दिख रहा है ऑड वन आउट है, तो क्या ही होता है भैया, यहाँ पे नंबरिंग याद होनी चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग की नंबरिंग याद होनी चाहिए। लिख करके अगर आप सोच रहे हो कि इन क्वेश्चन को उड़ा दोगे तो नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, इनको याद करें। मैं कह रहा हूं कि कोडिंग डिकोडिंग पाठशाला ऋषिकेश लिखो, यहाँ पे याद करवाया हुआ है मैंने। मैंने उनकी टेक्निक बताई हुई है, 10 मिनट लगेंगे मात्र, याद कर लो। आपको सीधे दिखेगा, ये 10 है, ये 12 है, 22 होता है, 14 है, 16 है, 6 है, 8 है, 14 होता है, 2 है, 4 है, 6 होता है। तो ये तभी जल्दी कर पाओगे जब कुछ दिमाग में होगा। जब होगा ही नहीं दिमाग में तो कैसे करोगे? अब तुम बोलोगे कि हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैं तो इन्हें ABCD ऐसे करके लिखा हुआ है मैंने, और Z तक काउंटिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5 26 तक। और फिर मैं इन्हें यहां देखता हूं कि क्या था, D था चौथा 4, J था 10वां, अच्छा J यहाँ है 10वां लिखा हुआ 10, L यहाँ लिखा हुआ 12 है 12। तो भैया ऐसे में टाइम लगेगा। ठीक है। तो आपको अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइए किस सेक्शन में कितना टाइम लग रहा है, अपना टाइम बताओ मुझे। रीजनिंग कितनी देर में कर रहे हो? मैथ्स कितनी देर में कर रहे हो? जीएस कितनी देर में कर रहे हो? हिंदी कितनी देर में कर रहे हो? अब हिंदी में अगर कोई चीज आती है तो आती है, विलोम आकाश का पाताल होता है, पाताल है तो पाताल है, नहीं दिख रहा है तो उससे रिलेटेड कोई वर्ड अगर नहीं देख पा रहे हो तो भैया क्या ही टाइम ले रहे हो उसमें, क्यों टाइम ले ले रहे हो? तो ये आपको देखना है। ज्यादा सोचो मत। कई बच्चे क्या करते हैं, वो पेपर करते हुए ये सोच रहे होते हैं मेरी नौकरी लग गई तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये सोचने का टाइम है ही नहीं यार। जब तुम पेपर कर रहे हो, पेपर कुछ और दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। 6 साल के बाद आई है, 10 साल के बाद आई है, इसमें एज बढ़ रही है, कम हो रही है, कुछ मत सोचो। ठंड है, गर्मी है, भूख है, कुछ नहीं सोचना चाहिए, आना भी नहीं चाहिए दिमाग में। आ रहा है मतलब आप फोकस्ड नहीं हो, आप कर नहीं रहे हो, आप स्ट्रैटेजी नहीं है आपके पास कोई भी। आप बस जा रहे हो, अगर तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा, ये नहीं होना चाहिए। प्लस एक और चीज करो, इन सब में जो भी रीजनिंग अगर आपको लगता है अच्छी करते हो तो ये स्ट्रेटजी बनाओ कि भैया रीजनिंग सबसे पहले करूंगा। अगर लगता है कि हिंदी में अच्छा करते हो तो हिंदी को सबसे पहले करो। इस पूरे पेपर में आपने वो वाला सेक्शन सबसे पहले करना है जहां से आप ज्यादा नंबर खींच सकते हो। सबसे पहले हिंदी से खींच सकते हो, अच्छा आता है, मगर जल्दी भी करना है, इस चीज का ध्यान रखना। फिर जीएस आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता। जीएस में दोबारा भी आएंगे, क्या मालूम पहली बार में चीजें याद नहीं आई, दोबारा हम एलिमिनेट करके चीजों को सही कर पाए, ऐसा हो सकता है। मैथ्स में भी आपने ये देखना है, मल्टीपल
मल्टीपल से गुणज करके तो नहीं आएगा ऑप्शन, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया यहाँ पे, मैंने बताया ना आपको। तो ये चीजें आपने ध्यान से सुननी है। जैसे मैंने इस वाले क्वेश्चन में बताया, मैंने शुरुआत में ही कह दिया कि ये 45 का मल्टीपल होगा, 45 का मल्टीपल होगा। अब ये कहने में मुझे एक सेकंड नहीं लग रहा था। मैंने देखा कि हाँ, वो वर्गों का अंतर कह रहा है, मतलब इसकी गुणा इसमें करनी है, ये 5 का मल्टीपल है, ये 1 का मल्टीपल है, गुणा होगी 5 का मल्टीपल आएगा 45। ठीक। तो ये मल्टीपल से आपने देखने हैं। ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहो, डर लगता रहेगा, मगर डर लगना लाजमी है। जब आप करते हो तो डर लगेगा और चीजें तभी सही होंगी। अगर डर नहीं रहे होंगे तो पढ़ोगे भी नहीं। और पढ़ता हमेशा वही बच्चा है जो डर रहा होता है। अब मुझे अगर ये हो गया, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, तो मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा? क्योंकि मुझे डर नहीं है, मेरा एग्जाम नहीं है, है ना। तो मेरा एग्जाम है, मुझे डर भी है, मुझे करना है, इसलिए मुझे डर है। मैंने एग्जाम भरा हुआ है, मुझे नहीं करना है, तो मैं अभी से बहाने मारने लगूंगा। मैथ्स नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है, जीएस खराब हो गई। अपने आप को हम क्या कह रहे हैं? एक्सक्यूज दे रहे हैं। तो अपने आप को एक्सक्यूज देना बंद कर लो। सीधे कहो कि मैं, मेरे से नहीं हो रहा, क्योंकि तुमने किया नहीं, है ना। ये मत कहो कि मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, ये हो गया, वो हो गया, बारिश बहुत हो गई, तूफान आ गया, इस बार लाइट चली गई, हम गरीब पैदा हो गए। दुनिया में अंबानी के अलावा हर आदमी अनलकी है। ये क्यों नहीं समझते तुम? हर आदमी को मेहनत करनी है बे। और अंबानी को भी देखोगे तो उसके जो माँ बापू थे, जो उसके धीरू भाई अंबानी था, उन्होंने मेहनत की, तब जाकर के वो अंबानी अंबानी के बच्चे बने, है ना। तो हर आदमी मेहनत करता है, अपने अपने फील्ड में करता है। दूसरे को मत देखो कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जो मेहनत कर रहे हैं उनकी तरफ फोकस करो कि वो लोग मेहनत कर रहे हैं, इसलिए वो वहां बने, है ना। विराट कोहली सब कुछ छोड़ा हुआ है, इतने सालों से कुछ नहीं खाता है, मेहनत है। जितने एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, खाना छोड़ देते हैं, मीठा छोड़ देते हैं, नमक छोड़ देते हैं, तब जाकर के वो बॉडी अचीव करते हैं। और तुम मेहनत नहीं कर सकते? कर लो, करोगे। ठीक है। तो ये करना है आपने। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कभी कभी हो जाता है, तो टेंशन नहीं लेनी है, दूसरी चीज करना है। टेंशन तभी होगी जब नहीं कर रहे होंगे, दिमाग खाली होगा। बार बार ये कहता हूं, तो करो। कनेक्शन बन चुका है आपसे मेरा, तो अब मैं कह सकता हूं, मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने कह दिया। वैसे मैं यूट्यूब पे तो नहीं करता ये बात है। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको कैसा लगा हमारा सेशन जरूर बताइएगा, और कितना टाइम आप किस सेक्शन को ले रहे हैं। अगर आप ये बता पाए तो फिर मैं आगे आपको गाइड करूंगा कि भैया इतना इतना टाइम लो, बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो। ठीक है, कल वाले लेक्चर में। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो और करते रहो। अपना ध्यान जरूर रखो। खाना, सोना, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों टाइम से करो। ठीक है ना। टाइम मतलब जितना सो रहे हो बैलेंस रहे, कि हाँ नींद प्रॉपर आई है तो अगला दिन सही रहेगा, अगला दिन प्रैक्टिस कर पाओगे। ऐसा हो गया ये एक दिन पूरे 4 घंटे बचे बस सोने के लिए, नींद ही पूरी नहीं हुई, अगला दिन खराब हो जाएगा। सेहत का ध्यान रखो, खाने का ध्यान रखो, ये दो तीन चीजें ध्यान रखो, दिमाग को शांति रखो, आसान लगेगा सब कुछ। ठीक है। चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो और करते रहो।